Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to discuss on the next lecture series, that is on lecture number 4 for JNU 2021 पेपर जो कि लास्ट ईयर आ रखा था आपके एग्जाम्स में। तो आप में से जो भी JNU की प्रिपरेशन करने वाले हैं फॉर इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम, सो दे कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चंस एंड practice as according to the subjects. Okay. And again there is a opportunity that if you are going to attend the regular classes, so there is a regular classes batch that is going on from the month of March, so you can join that regular batch. ठीक है, यहाँ पे आप मार्च से ज्वाइन कर सकते थे, बट अभी भी आपके पास चांस है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो between this months you have to join this classes and go through your regular preparation. Okay. So यहाँ पे आपको सारे तरीके के मटेरियल्स मिलेंगे और डिफरेंट कोर्सेज दैट इज रिलेटेड टू BHU and Delhi University as well as JNU. You will get those things. Okay. So let us begin the lecture. So in the first question we are seeing that it is asking about what is the correct formula for sodium nitrate. So ये बेसिकली सोडियम नाइट्रेट के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो सोडियम नाइट्रेट का करेक्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सोडियम नाइट्रेट का करेक्ट फॉर्मूला होता है Na3N। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 सोडियम मॉलिक्यूल विल बी कनेक्टेड टू व्हाट, विल बी कनेक्टेड टू योर नाइट्रोजन। क्लियर। सो ये जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप नहीं बना पाओगे, ये डेफिनेट है, डेफिनेट क्वेश्चन है। तो ये सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड with a chemical formula Na3N. In contrast to lithium nitrate, some other nitrates like sodium nitrate is extremely unstable alkali metal nitrate। ठीक है, ये अनस्टेबल एक तरीके से है, मतलब ये काफी हद तक तुम्हारा क्या रिएक्शंस वगैरह में पार्ट लेता होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है काफी। ओके, सो इट कैन बी जनरेटेड, ये कैसे बनता है? It can be generated by combining the atomic beam of sodium and nitrogen deposited on a low temperature sapphire substrate। देखो sapphire के ऊपर ये बनता है। ओके, सो इट really decomposes into its element, ये एलिमेंट्स में भी आराम से कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो सोडियम नाइट्रेट है इसके बारे में आप और थोड़ा अगर डिटेल जानेंगे तो इसका जो मोलर मास है वो कितना है? 82.98। वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो काफी है ये 87 डिग्री सेल्सियस। रेडिश ब्राउन और डार्क ब्लू कलर का होता है और क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो अगर किसी भी क्रिस्टल्स और केमिकल फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप उसके ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से पता कर लें। तो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है वो क्या बोल रहा है? द कैथोड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ऑकर्स एज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय सम स्पीसीज। क्लियर है? ठीक है, एंड द एनोड इज इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन ऑकर्स एज इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय सम स्पीसीज। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये है आपका एनोड। ओके, सो एनोड में कैसे बोला कि एनोड में क्या होता है कि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो कि लॉस हो रहा है। तो ये एक सेटअप है गैल्वेनिक सेल का। आप ये सेटअप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे जबकि कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ के आपका क्या बना रहा है? यहाँ पे कॉपर को कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? रिडक्शन रिएक्शंस। तो यहाँ पे फिर एक और भी बात आता है, सेकंड स्टेटमेंट जो बोला है क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द डिस्चार्ज द पॉजिटिव इज कैथोड एंड द नेगेटिव इज एनोड, while the during the charge positive is anode and the negative is cathode। तो ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कब होगा, वो किस तरीके का सेल टाइप है, डिस्चार्जिंग है या चार्जिंग सेल टाइप है। इतना क्लियर है आपका?
तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो था, बोथ आर वाज करेक्ट। इन दिस स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना लेना क्वेश्चन क्लियर कट। नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question we are seeing that it is asking about the most dangerous, ठीक है, यह पूछता है most dangerous pest in agriculture are, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन तो अब बहुत ही इजी है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं कहाँ पे, एग्रीकल्चर फील्ड में। जो इंसेक्ट्स ही होते हैं वो ज़्यादातर खराब करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, ये तो क्लियर है, सबको पता है, ठीक है। बट अगर हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं तो हियर वी आर सीइंग सम फैक्ट्स। द फैक्ट्स इज रिलेटेड टू द मोस्ट डेंजरस, ठीक है, पेस्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम पढ़ें तो इसमें आप देख सकते हो कि पहला है लोकस्ट। तो लोकस्ट आर द नोटोरियस इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। These pests date back to the 2000 BC and caused the destruction of some very first crops. Today they continue to be a threat to nearly every type of plant. हर plant को ये खा सकता है। When conditions are just right, locusts gather into huge swarms up to 460 square miles in size and devour the plants around them. And since they can eat their weight in plant each day, the destruction is devastating. ठीक है, ये सारा का सारा जितना इनका वेट है उतना अमाउंट ऑफ प्लांट्स को ये खा सकते हैं। तो दिस वाई इनका जो डिवास्टेटिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा है। ओके, और ये बहुत ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं और हर एक प्लांट को ये पॉसिबली क्या इफेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ डेंजरस पेस्ट दैट वी आर सीइंग, दैट इज लोकस्ट। Then come to Japanese beetle. तो Japanese beetle की अगर हम बात करें तो Japanese beetle is actually are not a pest in Japan, but once they were introduced to New Jersey in 1916, they become a major problem for the farmers in the eastern US. ठीक है, यूएसए के लिए ये बहुत ही क्या हुआ, खतरनाक साबित हुआ। So these beetles feed on around 300 species of plants and often feed in groups. They emerge from the ground and begin the food conquest in the June. They only feed for 4 to 6 weeks, but that time they can do enough damage to cause the significant concern. So Japanese beetles are also very 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 harmful. ठीक है, देखो ये these are the beauty of nature। ठीक है, आप कीड़े भी देख सकते हो तो कितने शानदार कीड़े बने हुए हैं, ठीक है, कलरफुल कीड़े हैं, ठीक है, दिस आर द ब्यूटी ऑफ द नेचर। Then comes Mormon crickets. So Mormon crickets, while not technically crickets, Mormon crickets got their name because they invaded the crop Mormon settlers in a Salt Lake area in the mid 1800s. These pests have sharp, powerful mandibles and prefer shrubs and grasses. ये shrubs and grasses में रहते हैं, but also can feed on the field and forage crop like fruit trees, grains, etc. इसको ये खराब कर सकता है। When the conditions are just right, Mormon crickets can be found in outbreaks that can last anywhere 5 to 20 years. ये 5 से 20 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। This is the specialty of this Mormon cricket. So see how means this is very 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 means kind of insect that is harming our crops. Okay, so very very devastating type of this kind of pests are still there in the what, in the environment. Okay, so you should know these things। ये कुछ facts हैं जो आपके लिए मदद करेंगे, that's why I am discussing here with you this thing। Okay, now the next thing we will see true bugs। true bugs है, so the term true bugs can refer to any one of 50,000 to 80,000 insect species, but the most popular true bugs are aphids and whiteflies. These pests are known to be tapped into plants and feed on their sap, which weakens the plant। मतलब क्या है कि जो प्लांट का सैप होता है, जहाँ पे उसका जो नेक्टर वगैरह होता है जिससे वो ग्रो कर रहा होता है, उसके अंदर घुस के वो सारा का सारा जो है उसको ड्रिंक कर लेता है। ठीक है, जो कि फिर अगर क्या होता है कि आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्लांट्स को ग्रो होने में, फ्लावर को ग्रो होने में। ठीक है, बट दे ऑल्सो फीड देयर स्टॉक एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स पे भी ये फीड करते हैं। व्हाइल डिवास्टेटिंग ऑन देयर ओन, दे कैन स्प्रेड डिजीज, ये डिजीज भी स्प्रेड करते हैं, एंड हार्मफुल वायरस टू द प्लांट्स दैट कैन डैमेज देम इवन फर्दर। प्लांट के लिए ये एक क्या
डिजीज भी पैदा करते हैं उनमें. ओके, सो ट्रू बग्स इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर योर agriculture fields because it is also growing very fast and it is weakening the plants, what weakening the plant saps. Okay, कॉर्न रूट वर्म. कॉर्न रूट वर्म, देखो ये भी एक स्पीसीज है. कॉर्न रूट वर्म, देखो ये स्पीसीज है दसबंदी. कितने दिखने और खूबसूरत दिखने वाले स्पीसीज कितने हार्मफुल होते हैं. ठीक है, तो कॉर्न इज एन इनक्रेडिबली सिग्निफिकेंट क्रॉप इन द यूएस and the corn rootworms have been more recently problem for farmers because they are resistant to pesticide. ये पेस्टिसाइड से बच के निकल जाते हैं क्योंकि इनके पास वो रेजिस्टेंट कैपेसिटी है. While more like beetles than worms, these pests emerge from the ground in June and July and begin their destruction of corn, silk and leaves. Corn silk को तोड़ता है और leaves को तोड़ता है. What's more is they are also immediately lay eggs throughout the crop, so growing corns can same land year after year makes the problem worse. Problems को worse करता है कौन? Corn rootworm. Okay. तो ये बार बार क्या करता है कि अपने अंडे को वहां पे छोड़ता है क्रॉप पे और बार बार उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है हर साल. ठीक है, तो ये भी कॉर्न रूट वर्म, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द कॉर्न क्रॉप्स. क्लियर है? ओके. नाउ कम्स द कोलोराडो पोटैटो बेटल. तो कोलोराडो पोटैटो बेटल में क्या होता है कि द कोलोराडो पोटैटो बेटल हैज बीन न्यूसेंस बिकॉज इट इज रेजिस्टेंस टू इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स पे रेजिस्टेंस है. In fact, it developed a resistance to more than 50 insecticides in just 50 years, making the damage it caused uncontrollable. As its name states, the beetle feeds on potato crops. ये पोटैटो को हार्म कर देगा भाई, आलू को खत्म कर रहा है. कितना खतरनाक है, आलू को खत्म कर रहा है. But they can also feed on tomato, eggplants. ठीक है, both adults and larvae enjoy the plant's foliage, but can feed on the stalks and fruits or vegetables themselves. If left alone, these beetles can ruin the entire crop at a fast pace. ठीक है, तो हम जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हम हमेशा सुनते रहे इंसेक्टिसाइड्स यूज करो, पेस्टिसाइड्स यूज करो. ठीक है, जो क्रॉप फील्ड में आपको सब्सिडीज वगैरह मिलते रहता है लोगों से, गवर्नमेंट से, ये सब आपने सुना है. बट वो किस चीज पे लागू होता है? विच आर द इंसेक्ट्स विच वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड और मेक देम नॉट टू सर्वाइव ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड, वो क्या है? आज हम उस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं. देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है. आज हम इंसेक्ट्स पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है, जो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को खत्म करते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं. ओके, सो ये जो स्टिंग बग्स है इसके बाद का, while you probably think about sting bugs being a pest in your home, they are actually major threat to the crops. They feed on the stems, leaves of plants, juice of fruits and vegetables, including apples, peaches, berries, peppers, beans. तो ये fruits वाले हैं, जो fruits के juice पे feed करते हैं. They can feed on the pecans, sorghum, cotton, इन सब पे भी ये feed out कर सकता है crop yields में खत्म करने के लिए. Clear है? Okay. So that was the all about the insects. Okay, so that was also an interesting question. Now we will begin to the next question that is asking about, given are the two statement, फिर से दो statement दे रखा है, two statement given, that is asking during the divergence, ocean basins continue to expand as molten rock erupts that form the mid-oceanic ridges. तो ये clear है, इसमें तो बोलने वाली बात ही नहीं है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये वाला फिगर है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मोल्टेन लावा अप हो रहा है. कहाँ से? एस्थेनोस्फीयर से मोल्टेन लावा ऊपर जा रहा है. तो एस्थेनोस्फीयर से कौन लेके जाता है? कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट होता है इसके अंदर में, जो कि क्या करता है, आपके मोल्टेन लावा को ऊपर की तरफ ढकेलता है. और ऊपर की तरफ जैसे ही ढकेलेगा, यहाँ से क्या होगा? स्प्रेडिंग होगा. दिस इज द जोन ऑफ स्प्रेडिंग. यहाँ पे स्प्रेडिंग होगा, तो लिथोस्फीयर इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा. तो यहाँ पे एक रीच का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिड ओशनिक रीजेस. सो दोज आर कॉल्ड एज मिड ओशनिक रीजेस. दिस आर एमओआर, इसको हम एमओआर भी बोलते हैं, मिड ओशनिक रीजेस. बट द सेकंड स्टेटमेंट इज टेलिंग दैट द प्रोसेस ऑफ अ प्लेट, द प्रोसेस the process of a plate growth at mid oceanic ridge is known as mountain building process. नहीं, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस नहीं होता है. इसको माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग. सी फ्लोर स्प्रेडिंग. क्लियर है?
तो ये टर्म याद रखना है, सी फ्लो स्प्रेडिंग होता है। देखो ये जियोलॉजी के क्वेश्चन है, तो जियोलॉजी के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस, अदरवाइज इट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू टू गेट द मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो स्टेटमेंट 1 जो था वो ट्रू था और स्टेटमेंट 2 जो था वो फॉल्स था। ठीक है, ये क्लियर है? लेट्स गो टू अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बायोलॉजी के सेक्शन से अटेंड करने वाले थे, तो मिक्सचर तो आएगा ही। तो बायोलॉजी के सेक्शन से जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हो कि मैच द फॉलोइंग दे रखा है ऑर्गन्स के साथ हॉर्मोन्स का। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड से लिंक्ड होता है। ग्रोथ जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से लिंक होता है, ठीक है, जो कि आपके ब्रेन में मौजूद है। फिर बात करते हैं बी। बी में बोले तो कोर्टिसोल होता है। कोर्टिसोल किससे रिलेटेड होता है? आपका एडिनल ग्लैंड से। दिस इज रिलेटेड टू एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड से लिंक्ड है ये। देन सोमेटोस्टाइनिन, सोमेटोस्टाइनिन जो है वो आपका पैनक्रियास से लिंक है, पैनक्रियास। ओके, देन आपका प्रोगेस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोजन कॉर्पस लेक्टम। क्लियर है? तो आइए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि वो चीज क्या है। देखो हर चीज को, ऑप्शंस को ट्रूली आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम टू डिस्कस दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन नो मोर अबाउट दिस क्वेश्चंस टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, सो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज a structure in our brain that produces different types of specialized hormones, ठीक है, including growth hormones, also referred to as human growth hormone और HGH। क्लियर है? तो यहीं से आपको समझ में आता है कि ये ग्रोथ हार्मोन है। ये कहाँ पे मौजूद है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है ये ब्रेन का इस पोर्शन में होता है, जहाँ पे आपका कान है, कान से थोड़ा यहाँ पे ये मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? ये आपका पिट्यूटरी, ये जो ग्लैंड है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, ये पिट्यूटरी स्टॉक है, हाइपोथैलेमस है यहाँ पे ब्रेन का, पोस्टीरियर लॉब है और ये आपका एंटीरियर लॉब है। तो एंटीरियर लॉब के पीछे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्लियर है ये? तो ये आपके कान के पास होता है और ये एक ग्रोथ हार्मोन है, इतना समझ के चलो। नाउ कम्स कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल किस लिए यूज होता है? कोर्टिसोल इज स्टीरॉयड हार्मोन, ये एक तरीके का स्टीरॉयड है। अब स्टीरॉयड क्या करता है? वो आपको सिग्नलिंग देता है, तेजी से कोई काम करना है या लेट से कोई काम करना है, वो सिग्नलिंग देता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन इन ग्लूकोकोर्टिसोइड क्लास ऑफ हार्मोन्स, इसको ग्लूकोकोर्टिसोइड क्लास ऑफ हार्मोन्स बोलते हैं। व्हेन यूज्ड एज ए मेडिकेशन इट इज नोन एज हाइड्रोकोर्टिसोन। सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन मेनी एनिमल्स, ये बहुत सारे एनिमल्स में मौजूद होता है, मेनली बाई जोना fasciculata of adrenal cortex in adrenal gland। ये वहां से प्रोड्यूस होता है मेनली, हर जानवर में ये वहीं से प्रोड्यूस होता है। इसमें जोना fasciculata वाला जो पोर्शन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वहां से ये पैदा होता है। ये क्लियर है? तो अगर हम चलते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कोर्टिसोल कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका एड्रेनालाइन ग्लैंड है जो कि आपके किडनी के पास मौजूद है। ओके, सो यहाँ से एड्रेनालाइन ग्लैंड से जो निकल के अंदर जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो ये ब्लड स्ट्रीम में इस तरीके के कोर्टिसोल्स वाले हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्टिसोल्स वाले हार्मोन होते हैं एड्रेनालाइन के साथ जाते हैं, वो तुम्हारा क्या करते हैं? स्ट्रेस रेस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं। किस तरीके का स्ट्रेस है उस हिसाब से किस तरीके का रेस्पॉन्स क्रिएट करना है, वो चीज को वो क्रिएट करता है। तो ब्लड स्ट्रीम हर जगह में जा रहा है, तो हर जगह में अगर जा रहा है तो उस हिसाब से उसका एड्रेनालाइन जो ग्लैंड है उसके साथ वो मिक्स होते हुए जाता है। ये क्लियर है? तो ये ब्लड स्ट्रीम का काम है, इट इज रिलेटेड टू ब्लड स्ट्रीम एंड इट इज जनरेटिंग फ्रॉम द एड्रेनालाइन ग्लैंड। क्लियर है? ओके, सो इन सोमेटोस्टेनिन, तो सोमेटोस्टेनिन में क्या होगा? In pancreas, somatostatin is produced by delta cells of the islets of Langerhans, where it serves to be block the secretion of both insulin and glycogen from the adjacent cell। ठीक है, तो ये सर्व करता है ब्लॉकिंग के लिए, जबरदस्ती का आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन को एडजेसेंट सेल से बनने से रोकता है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में आपका कौन सा सोमेटोस्टेनिन प्रोड्यूस हो रहा है? 1 2 3 5। ठीक है, तो ये क्या करता है? रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड पीपी। क्लियर है? ब्रेन और पिट्यूटरी में भी प्रोड्यूस होता है एसएसटीआर, दैट इज 1 to 5। आई में भी है एसएसटीआर 3
और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी है SSTR 1 to 5 एंड एडेनालाइन में भी है SSTR 3 to 5। तो इसमें फंक्शंस आप याद कर लो कि किन किन चीज़ों में वो करता है काम, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यू शुड नो दिस थिंग्स व्हिच काइंड ऑफ हार्मोन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। देखो एक हार्मोन की पूरी क्लास लेने जाएंगे हम लोग, तो जो कि रेगुलर बैचेस में है उनका तो क्लासेस हो ही रहा है, दे आर गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल। सो इफ यू आर स्टिल not joined our classes, so it is better you should join the classes and go through the regular practices, regular test series, so that you can crack the exam very easily, that is coming in the next section of this 2022। okay, now there is a corpus lucteum। तो ये corpus lucteum क्या होता है? एक corpus lucteum प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, तो ये फीमेल बॉडी में होता है, फीमेल बॉडी में दो होते हैं, दैट मेक्स यू यूटेरस ए हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग ए फीटस। ठीक है, तो कॉर्पस लेक्टम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोगेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो बच्चा पैदा करने में बहुत ईजी करता है, एक फीमेल बॉडी में फीटस को जन्म देने के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट को पैदा करता है। सो ये न्यू कॉर्पस लेक्टम फॉर्म्स ईच टाइम you ovulate and breaks down once you no longer need it to make progesterone। क्लियर है? तो ये corpus lucteum जो होता है each time you ovulate breaks down once no longer needed it to make progesterone। मतलब क्या होता है कि जो menstrual cycle होता है लेडीज का या किसी भी फीमेल का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड निकलता है उनके वेजिनल ट्रैक्ट से। तो जब वो ब्लड निकलता है वेजिनल ट्रैक्ट से, तो वहाँ पे आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो कि वहाँ पे बहुत अमाउंट ऑफ कॉर्पस लेक्टम जो होता है उसी के साथ ओवुलेट हो जाता है, उसी के साथ निकल जाता है। और उस वजह से क्या होता है कि उस समय पे जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होता है वो भी बाहर निकल जाता है। तो ये आपको देख सकते हो, दिस इज द वेजिनल ट्रैक्ट। ठीक है, दिस इज द वेजिनल ट्रैक्ट ऑफ ए फीमेल बॉडी, ट्रैक्ट ऑफ ए फीमेल बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो कॉर्पस लेक्टम है वो कहाँ मौजूद है हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, ओव्यूलेशन हो रहा है, ये है ओवम। ठीक है, ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो तरीके के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोगेस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोजन कहाँ मौजूद है? कॉर्पस लेक्टम में मौजूद है। तो कॉर्पस लेक्टम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फीमेल बॉडी के यहाँ पे मौजूद है। तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर आपका किसका, वेजिना का, यूटेरस का, फैलोपियन ट्यूब का, ओवरी का, ठीक है, और सर्विक्स का, और यहाँ पे आप यूटेरस का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे आपका मौजूद है कौन, कॉर्पस लेक्टम में आपका मौजूद है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन और साथ ही साथ एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और यहाँ पे ये एंडोमेरिटम है। तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, and the functions of this structure is very important from the point of view of exams। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फीमेल पर्सपेक्टिव। आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि बायो बैकग्राउंड से उनको पता होगा, और जो बायो बैकग्राउंड से नहीं है उनको नहीं पता होगा। दैट्स व्हाई दे शुड नो इट फ्रॉम दिस लेक्चर, सो दैट इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर इन द अपकमिंग एग्जाम्स। क्लियर है? ओके, so the next question, it was very easy। so ये पूछ रहा है the layer between the core and the crust is। ठीक है, ये बहुत आसान चीज है, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर मेंटल की बात करें तो मेंटल ही आंसर होगा, क्योंकि क्रस्ट और कोर के बीच में तो एक ही लेयर होता है, दैट इज मेंटल। बट अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें एस्थेनोस्फीयर, तो एस्थेनोस्फीयर के बाद कौन सा कोर होता है? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका कंटिनेंटल ओशनिक क्रस्ट है, तो ये दोनों मिला के क्रस्ट बना रहे हैं। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर आ रहा है, उसके बाद मेंटल आ रहा है। तो मेंटल बिना टच किए तो कोर नहीं बनेगा। ठीक है, तो एस्थेनोस्फीयर आंसर नहीं होगा। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर तो आपका अपर मोस्ट पोर्शन है, किसका? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो दिस विल बी नॉट द आंसर, क्योंकि अपर मेंटल है, लोअर मेंटल कंसिडर नहीं किया जाता है। देन कम्स क्रस्टी कोर। तो ये क्रस्टी कोर कुछ नहीं होता है, आउटर कोर होता है लिक्विड, ठीक है, और इनर कोर होता है सॉलिड। तो क्रस्टी कोर नाम की कोई चीज नहीं होता है, तो ये भी गलत आंसर है। तो आपका आंसर जो है दैट वाज मेंटल। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। देखो अगेन आई एम टेलिंग कि जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं एंड स्टिल दे आर नॉट मेकिंग द नोट्स, एंड इफ यू गाइस आर नॉट अटेंडिंग द रेगुलर बैचेस आल्सो, and you are preparing at home, so it is better you should have a particular knowledge about the topics that is coming in the exams। ठीक है, और जो रेगुलर बैचेस अटेंड कर रहे हैं उनको तो सारे मटेरियल्स मिलने ही वाले हैं।
सो बेटर अभी भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक डिले कर रहे हैं ज्वाइन करने में, सोच रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में ज्वाइन करें, वो आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए कम टाइम मिलेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, यू शुड ज्वाइन आवर क्लास रेगुलर बैचेस एंड डू दी प्रिपरेशन वेरी वेल बिफोर द एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले अच्छे से अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो गलती करोगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है कि आप सब जिनको इंटरेस्टेड हो, जो कि जेएनयू इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम देना चाहते हो, तो आप सब हमारे इस क्लासेस को ज्वाइन करें, रेगुलर बैचेस को। कॉन्टैक्ट जो है आपको कहाँ करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिलेगा जो कि एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। देन वी विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स अबाउट द क्लासेस, देन यू कैन ज्वाइन थ्रू दिस क्लासेस। क्लियर है? ओके, so with this thing we will finishing our lecture. Have a nice day.